हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज, जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो सीक्वेंसिंग होना चाहिए उनके आंसर्स का, उसके बारे में बात कर देंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज, इसमें हम सिलेबस और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर चलेंगे। ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से लिया गया है और उसी के ही सिलेबस और उसके यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके क्या सीक्वेंस होना चाहिए आंसर्स का, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम अपना आंसर मेंशन करें। एग्जाम के हिसाब से हर यूनिवर्सिटी में इसका अलग नाम हो सकता है, सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो डेवलपमेंट वाला पोर्शन है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इट्स सिस्टम, वो पोर्शन हम लेकर चल रहे हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट में एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। इसमें 3 पार्ट्स है हमारे। पहला है एंशिएंट इंडिया, यानी जिसमें वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और जैनिज्म पीरियड में के समय जो एजुकेशन सिस्टम था, जो एजुकेशन पैटर्न था। उसके बाद आता है मिडिवल इंडिया, यानी कि मुगल पीरियड में एजुकेशन कैसी रही। और फिर कॉलोनियल पीरियड में भी जो स्टार्टिंग है वो मेनली मैकाले मिनट्स, वुड डिस्पैच और इंडियन एजुकेशन कमीशन, यानी कि हंटर कमीशन और हेटोग कमेटी का फर्स्ट यूनिट में मेंशन किया गया है। जैसे बीएड फर्स्ट ईयर में भी हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट वाला पोर्शन आता है, तो वहां पर भी जो सीक्वेंसिंग है वो लगभग यही रहती है, वैदिक पीरियड से लेकर कॉलोनियल पीरियड तक का। अब फर्स्ट यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने प्रयास करा है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करूं, लेकिन फिर भी मेरी ये रिकमेंडेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि कंप्लीट सिलेबस में से ही तैयारी करें। ये मेरे अकॉर्डिंग जो पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने उन्हें लेकर चल रहा हूं। बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एजुकेशन इन एंशिएंट पीरियड, जब हम बात करते हैं एजुकेशन इन एंशिएंट पीरियड की, यानी कि पुराने समय के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर 3 आते हैं हमारा वैदिक, बुद्धिज्म और जैनिज्म। इसमें जो क्वेश्चन आता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो किसी भी एक पीरियड के बारे में मैं पूछ लिया जाएगा कि उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए, उनके अनुसार एजुकेशन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए। नहीं तो जो क्वेश्चन के तरीका चेंज हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंशिएंट पीरियड के बारे में, एंशिएंट पीरियड में एजुकेशन सिस्टम बताइए। तो अगर एंशिएंट पीरियड आ रहा है या वैदिक, बुद्धिज्म या जैनिज्म पीरियड स्पेशली पूछा गया है, तो हमें अपना आंसर उसी के अनुसार चेंज कर देना है। अब अगर हमारा एंशिएंट पीरियड हो, वैदिक, बुद्धिज्म या स्पेसिफिकली पूछ रखा है, तो सबसे पहले हम जो आंसर शुरू करेंगे उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन में जो पहली चीज आती है कॉमन, वो वही है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा के अर्थ, परिभाषा से बात शुरू होगी। फिर जो भी हमारा क्वेश्चन है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद हमारा कार्य शुरू होता है एम्स ऑफ एजुकेशन, कि उस समय, उस पीरियड में शिक्षा के कैसे लक्ष्य थे, कैसे उद्देश्य थे उनके अनुसार। फिर उनके अनुसार विद्यालय कैसे थे, स्कूल कैसे थे, उनका करिकुलम किस प्रकार था, कि करिकुलम जो पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम का निर्माण करने में कितने पाठ्यक्रम थे, कितना सब्जेक्ट्स था, सब्जेक्ट्स का किस लेवल के हिसाब से कितने रिचुअल्स होते थे। बहुत सीधी सी बात आती है कि हम
जब लॉन्ग क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेशली अलग से कोई पोर्शन भी पूछ लिया जाता है, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, या अगर लॉन्ग है तो हमें इस सीक्वेंस में तो अपना आंसर देना ही है। तो जब करिकुलम के बारे में बात आ रही है तो करिकुलम कैसा था, किस प्रकार से बनाया जाता था, बनाने में किन चीजों का ध्यान रखा जाता था, बच्चे के विकास के आधार पर कैसे उसको सब्जेक्ट डिसाइड किए जाते थे। तो जैसा करिकुलम होगा वैसे ही उसके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब जैसे सब्जेक्ट्स आएंगे वैसे ही उसके मेथड्स ऑफ टीचिंग तैयार होगी। जैसी टीचिंग होगी उसी के अनुसार हम टीचर्स का ध्यान रखेंगे। टीचर्स का ध्यान मतलब कि गुरु, अगर हम एंशिएंट पीरियड में है तो हम गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, तो गुरु के कैसा चरित्र होना चाहिए था, कैसा ज्ञान होना चाहिए था, गुरु किसे कहा जाता था, गुरु के क्या नैतिक कर्तव्य थे, क्या शैक्षिक कर्तव्य थे, और वो सारी चीजें आएंगी। फिर हम टीचर्स के बारे में बात करें, देन हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, शिष्य के बारे में। गुरु और शिष्य दोनों का अलग अलग, और बाद में फिर गुरु और शिष्य के संबंध कैसे थे, फिर अनुशासन कैसा था और उसके इंपॉर्टेंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की उस समय का, उस जो भी हम शिक्षा लेकर चल रहे हैं, एंशिएंट लेकर चल रहे हैं या कोई भी तीन, उसके इंपॉर्टेंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन की जाएगी। अगर लॉन्ग में आता है तो हमें इस सीक्वेंस में अपने आंसर देने हैं। अब बात करते हैं वैदिक बुद्धिज्म एजुकेशन या जैनिज्म एजुकेशन की, तो ये पॉइंट्स कॉमन ही हैं, साथ में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या इनकी इंपॉर्टेंस भी जुड़ जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जब हम वैदिक बुद्धिज्म और जैनिज्म पीरियड के बारे में बात करें तो वहां पर जितने भी संस्कार होते थे हमें उन संस्कारों का भी ध्यान रखना है। संस्कारों के ऊपर क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, नहीं तो अगर हम पूरा ब्रीफ आंसर दे रहे हैं तो भी संस्कार हमें मेंशन करने होंगे अपने इंट्रोडक्शन में। उसके बाद मिडिवल पीरियड की बात आती है तो सेम वही पैटर्न रहेगा, शिक्षा का पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके लक्ष्य बताएंगे, स्कूल बताएंगे, उनका करिकुलम, उनके सब्जेक्ट कैसे थे, जैसे सब्जेक्ट वैसे उनके मेथड्स हो जाते हैं, वैसे टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए और डिसिप्लिन हो गया। तो जैसे हम हमेशा बात करते आते हैं कि जैसे शिक्षा के लक्ष्य, जैसे शिक्षा के पाठ्यक्रम वैसा विद्यालय, जैसा विद्यालय वैसा पाठ्यचर्या, जैसी पाठ्यचर्या वैसे सब्जेक्ट विषय, जैसे विषय वैसे अध्यापक। तो सारी चीजें आपस में फिर एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाती है। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन एंशिएंट के नाम से भी आ सकता है, मिडिल ईव के नाम से भी आ सकता है, या स्पेसिफिकली उनके नाम पूछकर क्वेश्चन आ सकते हैं, या कंपैरेटिव भी पूछा जा सकता है कि इसमें और इसमें तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, विभेद बताइए, या किसी भी एक चीज पर कि जैसे वैदिक और बुद्धिज्म के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो वैदिक और बुद्धिज्म में स्कूल को लेकर उनकी तुलना करनी है। ये डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है। इसके बाद बात आती है मैकॉले पीरियड, मैकॉले मिनट्स और वुड डिस्पैच। पहले बात करते हैं मैकॉले की, तो उसका हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद उन्होंने जो बात करी थी, उन्होंने तीन चीजों पर बात करी थी कि शिक्षा पर जो खर्च होना है वो खर्च कैसे होगा, किस मदों में होगा। उसके बाद उन्होंने लिटरेचर शब्द की व्याख्या करी थी, और तीसरा जो आया था एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन एजुकेटर्स। जो भारतीय विद्वान है, उस समय जो भारतीय विद्वान कहे जाते थे उसकी उसने विवेचना करी थी। तो ये तीन पॉइंट जरूर मेंशन करें मैकॉले मिनट्स के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे, उसकी मेरिट्स, उसकी डिमेरिट्स और उसका
प्रभाव, जब हम प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आज जब एनईपी लागू हो गई है तो ये मैकाले शब्द कई बार सुना गया है कि हाँ, मैकाले की शिक्षण प्रणाली आज तक यूज की जा रही है, अब हम अपनी योजना ला रहे हैं, हमारी योजना आ रही है। तो वही चीज कि इसका प्रभाव उस टाइम कैसा था और प्रेजेंट में कैसा है। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो, या क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हमें ध्यान रखना है। और इससे जो थ्योरी डेवलप हुई थी, फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी कि निस्यंदन सिद्धांत की, तो ये मैकाले के मिनट्स हो जाएंगे। फिर बात आती है वुड डिस्पैच, जो कि 1854 का था। इसमें इन्होंने शिक्षा के लिए जो बात करी, वित्त की, फाइनेंस की, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की। पहले हमें वुड डिस्पैच का एक जनरल इंट्रोडक्शन जरूर देना है, उसके बाद इन पॉइंट्स पर कि फाइनेंस के लिए उन्होंने क्या कहा है, एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा, जो उन्होंने लेवल्स बताए थे, एजुकेशन के लेवल्स तैयार करे थे, उन लेवल्स के बारे में बताएंगे। एजुकेशन एम्स क्या था, करिकुलम के बारे में उन्होंने क्या कहा, टीचर, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या कहा। तो ये वो पॉइंट्स हैं, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, ये वो पॉइंट्स हैं जिसपे हम ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देंगे वुड डिस्पैच का, कि वुड डिस्पैच में इन इन पॉइंट्स के बारे में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। इसके बाद बात आती है इंडियन एजुकेशन या हंटर कमीशन के बारे में। तो इसका भी हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, एक जनरल इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद भी इनके जो सुझाव है विद रिस्पेक्ट टू वुड डिस्पैच, ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई नया कमीशन आता है तो वो पुराने कमीशन के बारे में कुछ सुझाव या कुछ कमियां के बारे में कुछ ना कुछ बात अवश्य मेंशन की जाती है। तो यहां पर भी वही चीज आ गई कि वुड डिस्पैच में कि जो सुझाव दिए गए हैं, पहले तो मैकॉले मिनट्स के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो वुड डिस्पैच का जो प्राइमरी, सेकेंडरी, गर्ल्स एजुकेशन, इनके बारे में जो बातें कही गई हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन साथ में इन्होंने रिलीजियस एजुकेशन के बारे में भी कहा था, और जो एडल्ट एजुकेशन है, प्रौढ़ शिक्षा जो है, उसके बारे में भी उनके विचार थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जब हम इंडियन एजुकेशन कमीशन या हंटर कमीशन के पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। इसमें ध्यान रखिएगा कि चाहे मैकॉले मिनट हो, चाहे वुड डिस्पैच हो या इंडियन एजुकेशन हो, हमारा किसी भी एक पॉइंट्स को लेकर भी शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चंस बन सकता है कि वुड डिस्पैच में क्या सुझाव दिए गए थे, उनकी विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए, या उनके कोई दो सुझाव बताइए। तो लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग में आएगा तो हम पूरा आंसर देंगे, लेकिन शॉर्ट में भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस रखते हैं। इस तरह हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अब आती है हमारी सेकेंड यूनिट, है प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा के बारे में है। तो एनालिसिस ऑफ कमीशन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, एजुकेशन कमीशन 64-66 और नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1999। और एनालिसिस है पॉलिसीज का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, नेशनल नॉलेज कमीशन और क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन का लेकर चलता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी मुदालियर आयोग, जो हम इसका कॉमन नेम लेते हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन, मुदालियर आयोग के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं, सजेशन भी विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन, उसका फाइनेंस। अब जहां पर मैं ये
केवल वर्ड्स बता रहा हूं, मैं स्पेसिफिक कर दूं, ये एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से है, फाइनेंस एजुकेशनल फाइनेंस से है, एफिलिएशन इंस्टीट्यूट्स के एफिलिएशन से है, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स के ऑब्जर्वेशन के बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिए, एम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, करिकुलम, डिसिप्लिन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो अगर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को आता है या मुदालियर आयोग का आता है तो ये वो कुछ कॉमन पॉइंट्स रहेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए हमें स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर्स को कंप्लीट करना है। फिर आता है हमारा नेशनल एजुकेशन कमीशन, इसका जो दूसरा नाम है वो है कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन। वही चीज हमें कोठारी कमीशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। आफ्टर दैट सजेशंस, क्योंकि जो भी कमीशंस आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सुझाव जरूर दिए हैं, तो इन सुझावों को हमें बहुत फोकस रखना है। सुझाव तो हमें लिखने ही हैं। अब सुझाव विद रेफरेंस टू, इन्होंने किस किस चीज के लिए सुझाव दिए, स्ट्रक्चर, यहां पर स्ट्रक्चर से मेरा तात्पर्य एजुकेशन के स्ट्रक्चर से है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, एफिलिएशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, डिसिप्लिन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, पॉलिटेक्निक एजुकेशन, कॉलेजेस, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, सोशल एजुकेशन और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। अगर देखा जाए तो कोठारी कमीशन ने इतने पॉइंट्स के ऊपर अपने सुझाव दिए हैं जो कॉमन आएगा, चाहे कोई भी कमीशन हो उनका। देखिए शिक्षा के स्ट्रक्चर पर जरूर बात होगी कि एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, प्राइमरी एजुकेशन कितने साल की हो, सेकेंडरी एजुकेशन कितने साल की हो, इंटर हाई स्कूल के लिए क्या लेवल्स होने चाहिए, हायर एजुकेशन के क्या होने चाहिए। तो ये जो लेवल्स हैं, जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन, ज्यादातर ने इन पे बात करी ही है। हर किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करी ही है, फाइनेंस के ऊपर हर एक ने बात कही ही है। तरीका अलग हो गया, समय के अनुसार वो परिवर्तनशील हो गए, लेकिन ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हर कमीशन में आने ही आने हैं। लेकिन हर कमीशन में कुछ नई चीजें ऐड हमेशा होती चली गई हैं। उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की एफिलिएशन के बारे में क्या बात करी है, उन पे कंट्रोलिंग करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, इवैल्यूएशन के लिए क्या बात करी है, बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए क्या बात करी है, उन्होंने क्या एजुकेशन के नए एम्स बनाए हैं, एम्स को चेंज करने के लिए किन बातों को गौर करा है, उसी के अनुसार फिर करिकुलम, उसी के अनुसार उनका डिसिप्लिन। और यहां से नई चीजें शुरू हो गई, एग्रीकल्चर एजुकेशन। अब एग्रीकल्चर एजुकेशन में बात हो रही है तो एजुकेशन के साथ जब एग्रीकल्चर जुड़ जाएगा तो एग्रीकल्चर स्कूल, कॉलेजेस बनाने के लिए उन्होंने क्या बात कही, पॉलिटेक्निक या टेक्निकल एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या बातें कही है कि स्कूल, कॉलेज या नॉर्म्स उनके कैसे होने चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस करा है, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर फोकस करा है, एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर फोकस करा है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने क्या क्या चीजें कही हैं, क्या क्या सुझाव दिए हैं, इन सारे सुझावों को ध्यान में जरूर रखना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। मैं फिर से वही चीज दोहराता हूं कि या तो लॉन्ग में आ जाएगा 16 मार्क्स के क्वेश्चन में कि इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, या अगर शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आ रहा है तो कोठारी कमीशन या नेशनल एजुकेशन कमीशन के साथ पूछ लिया जाएगा उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या कहा, गर्ल्स एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या कहा, एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए क्या कहा, यूनिवर्सिटीज के लिए उन्होंने क्या कहा। कि मेन ये रहेगा इनमें से कोई भी एक चीज पूछ ली जाए। उसके बाद बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स 1999। वही चीज, सबसे पहले हमें इसका एक पूरा इंट्रोडक्शन देना है, क्यों बना, कितने सदस्य थे, कब बना, किसकी अध्यक्षता में बना, वही सारी चीज। फिर वही इनके सुझाव। अब सुझाव
विद रेफरेंस टू वही एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, एफिलेशन, ऑब्जर्वेशन। यहां क्योंकि ये पहला कमीशन था जो कि स्पेशली टीचर्स पर फोकस कर रहा है, तो टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी हो, ट्रेनिंग के लिए नॉर्म्स तैयार होने लगे, उस एजुकेशन के एम्स कैसे हो, उसका करिकुलम कैसा हो, उसमें डिसिप्लिन कितने हो, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो हमें ध्यान रखना है कौन सा कमीशन कब किस साल में किस चीज के लिए तैयार किया गया और उसके सुझाव क्या थे। कुछ कॉमन पॉइंट्स हमेशा रहेंगे हर कमीशन के, लेकिन साथ में कुछ नई चीजें भी उसमें ऐड होती रहेंगी, तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है जब हम आंसर दे रहे हैं। इसके बाद बात आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 1986 की। तो इसमें वही हम पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में 12 भाग थे, 12 चैप्टर कह सकते हैं, 12 भाग कह सकते हैं, 12 में डिवाइड किया गया है पूरा चैप्टराइजेशन, पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। उसके बेसिक फीचर्स, उसके सजेशंस, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ये जो 12 पार्ट्स हैं, तो हर चैप्टर में क्या किसके बारे में क्या बात कही गई है, हमें वो पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें देना पड़ेगा। फिर बात आती है नेशनल नॉलेज कमीशन की, वही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने 5 पार्ट्स बताए हैं। पहला है एक्सेस टू नॉलेज, कि ज्ञान में आगे बढ़ना है, ज्ञान का विकास करना है, नवीन ज्ञान खोजना है, ज्ञान का एक्सेस करना है। उसके बाद कंसेप्ट्स ऑफ नॉलेज, कि जो ज्ञान के तर्क है, कंसेप्ट है, रिचुअल्स है, प्रोसेस है, वो सारे कंसेप्ट्स होने हैं। देन क्रिएशन, एप्लीकेशन एंड सर्विस, इन दोनों के बाद संरचना करनी है, क्रिएशन करनी है, नया कुछ बनाना है, नई क्रिएशन होनी है, निर्माण करना है नया। एप्लीकेशन, इस ज्ञान को नई नई चीजों में अप्लाई करना है, नए एरियाज में अप्लाई करना है, और इन सब को मिलाकर हमें सर्विस देनी है अपने आने वाली जनरेशन को। तो ये 5 पॉइंट्स बताए हैं नेशनल नॉलेज कमीशन में। इन 5 पॉइंट्स को आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करें। फिर वही चीज, सजेशंस विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, और इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स डीमेरिट्स हर एक में आनी ही है। अगर कोई भी कमीशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन स्ट्रक्चर के बारे में हर किसी ने कहा ही है। तो ऐसे हमारे 5-7 पॉइंट्स हमेशा कॉमन बने रहेंगे। कमीशन कोई भी आए, उस कमीशन के ये जो 5-7 कॉमन पॉइंट्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देना ही देना है। और फिर क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एनसीएफ 2005, इसमें वही पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। और फिर इसमें जो मेन बात करी है वो फिर से स्ट्रक्चर की बात करी गई, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन और करिकुलम, और फिर इसी के आधार पर इसका पूरा क्रिटिकल एनालिसिस। यहां पर फिर से वही कि एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा हो, क्या वो परिवर्तन होने लायक है या नहीं है। इसके साथ हमारी सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंस खत्म होते हैं। अब बात आती है थर्ड यूनिट की, एजुकेशन फॉर एन इक्विटेबल सोसाइटी इन द ग्लोबल एरा। कि आज का जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उसके संदर्भ में है ये यूनिट। एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, गर्ल्स एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, implication of GATT WTO for education, education for all, Dakar framework for action, autonomy of higher education। इस यूनिट में मुझे जो लगा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में पहला आता है गर्ल्स
एजुकेशन का। जब हम बात कर रहे हैं महिला शिक्षा के बारे में, तो अगर आपने थोड़ा सा गौर करा हो महिला शिक्षा के बारे में, स्वतंत्रता से पहले के जो कमीशंस हैं वहां भी चर्चाएं हुई हैं, वहां भी बातें आई हैं, और यहाँ पर स्पेशली क्वेश्चन भी आता है गर्ल्स एजुकेशन के बारे में। अब कैसे हो सकता है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट आता है वो है महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा, गर्ल्स एजुकेशन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है एजुकेशन सिस्टम का। और जब हम ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहे हों तो हमें वैदिक कालीन शिक्षा से लेकर वर्तमान शिक्षा तक स्त्री शिक्षा के लिए जो प्रयास किए गए हैं, वैदिक काल से आज तक जो प्रणाली चल रही है उसका पूरा इंट्रोडक्शन आएगा कि वैदिक काल से लेकर आज तक स्त्री शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, स्त्री शिक्षा अलग अलग टाइम पीरियड में कैसी रहती थी, किस कमीशन ने, किस आयोग ने इसके बारे में क्या बातें कही हैं। उसके बाद डिफरेंट कमीशंस के जो सजेशंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां से, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। आवश्यकता और महत्व क्या है महिला शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, एंड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन। समस्या और समाधान क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्ल्स एजुकेशन पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते ही हैं। वो या तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के में तरीके से आ सकता है, या फिर नीड एंड इंपॉर्टेंस के रेफरेंस में आ सकता है, या वैदिक कालीन में, या मुस्लिम काल में, या किसी भी टाइम ड्यूरेशन में, टाइम पीरियड में गर्ल्स एजुकेशन के बारे में रिलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन हमें आना चाहिए। उसके बाद बात आती है इंक्लूसिव एजुकेशन की, यानी समावेशी शिक्षा। वही चीज हमें उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि एक्चुअली में इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। उसके बाद इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस। अब नीड एंड इंपॉर्टेंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता और महत्व, इंसान से क्या क्या कार्य करा सकती है तो हम हर कोई जानता है, लेकिन यहां पर हमें गर्ल्स एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के रिस्पेक्ट में लेकर चलना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन पे मोस्टली क्वेश्चंस आते ही आते हैं शॉर्ट में, तो वहां नीड एंड इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है, या इनमें से किसी के भी एक रेफरेंस में लेकर हम कोई दूसरा रेफरेंस जोड़ सकते हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है कि ग्लोबलाइजेशन में गर्ल्स एजुकेशन का क्या रोल है, कि कैसे जो गर्ल्स एजुकेशन है वो ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करती है, रिलेट किया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स में इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, इसके बारे में तो भाई पूरा लिखना ही पड़ेगा, जितना हम लिख सकते हैं, कौन से अनुच्छेद में, कौन से समय में, कौन से साल में ये इसका प्रतिपादन किया गया है। 2009 है इसका वैसे बेसिकली, और संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका अमेंडमेंट किया गया है, ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इसमें आनी है। इसके बाद एजुकेशन फॉर ऑल, डेलोर फ्रेमवर्क, ये क्वेश्चन आ जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जानकारी के लिए भी, कि इनके अंडर में, डेलोर के अंडर में एक फ्रेम तैयार हुआ था। ये अध्यक्ष थे उस कमेटी के, 1993 की बात है ये, और उन्होंने अपना पूरा फ्रेमवर्क तैयार करा, और ये फ्रेमवर्क पूरी दुनिया में लागू हुआ है। पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए इन्होंने पूरा फ्रेमवर्क तैयार करा है। तो इसका एक पूरा इंट्रोडक्शन होगा, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग रहा था। यूनेस्को और यूनिसेफ का पूरा रेफरेंस आएगा इसके इंट्रोडक्शन में। उसके बाद इनके जो एम्स थे, इन्होंने जो एम्स बनाए थे वो तैयार करे थे 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग, और जो एम्स थे वो था लर्निंग टू नो, कि सीखना है जानने के लिए, लर्निंग टू डू, सीखना है
करने के लिए, लर्निंग टू बी सीखना है होने के लिए, और लर्निंग टू लिव टुगेदर सीखना है एक साथ रहने के लिए। बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हैं। जब हम इसे और डीपली देखेंगे तो हमारा सर्व शिक्षा अभियान यहीं से आया है, वो आगे बात करेंगे। तो हाँ, डेलोर्ट का जो फ्रेमवर्क है इंपॉर्टेंट रखता है, जरूरी नहीं आज, लेकिन अगर ये आ जाता तो इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बात आती है 4th यूनिट, इकोनॉमिक इश्यूज इन एजुकेशन। इसमें लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म, इकोनॉमिक रैशनैलिटी एंड एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। जैसे मैं पहले अभी बात कर रहा था कि ग्लोबलाइजेशन के साथ गर्ल्स एजुकेशन को रिलेट किया जा सकता है, ग्लोबलाइजेशन के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन को रिलेट किया जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मार्केट मैकेनिज्म एंड एजुकेशन एग्जामिनेशन, द केस ऑफ हायर एजुकेशन, एडवोकेसी फॉर एजुकेशन एज परफेक्ट मार्केट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट स्कूल। इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, कॉमन भी आ सकते हैं, सिमिलैरिटीज। मुझे जो लगता है इस यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो है लिबरलिज्म एंड नियोलिबरलिज्म। कि पहले हमें लिबरलिज्म का मीनिंग डेफिनेशन बताएंगे, उसको कंसेप्ट समझाएंगे, नियोलिबरलिज्म का कंसेप्ट बताएंगे, उसे समझाएंगे, और इस पर एक अपना पूरा नोट लिखेंगे। फिर इकोनॉमिक रैशनैलिटी एंड एजुकेशन, कि एजुकेशन को कैसे इकोनॉमिक्स के साथ और इकोनॉमिक्स में भी फिर रैशनैलिटी के साथ रिलेट किया जाता है, और ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। इस चीज पर बहुत कार्य हो रहा है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन में एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, और एजुकेशन के डेवलपमेंट से कैसे ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट हो रही है, ग्लोबलाइजेशन में चेंज हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे के रेफरेंस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां भी वही है कि एजुकेशन के बारे में बताएंगे, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ज्यादा बताएंगे क्या है, कैसे है, और कैसे इन दोनों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है वो हेल्प कर रही है। देन एडवोकेसी फॉर एजुकेशन, ये वर्ड अलग से भी पूछ लिया जाता है मीनिंग डेफिनेशन में, नहीं तो एडवोकेसी फॉर एजुकेशन सेपरेट क्वेश्चन भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसके बाद बात आती है हमारी 5th यूनिट, पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन। इसमें पॉलिसी मेकिंग एंड एजुकेशन प्लानिंग, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ एजुकेशन इंटरवेंशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, नेशनल लिटरेसी मिशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। इस यूनिट में मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं वो यही 4 लगते हैं। मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो सॉल्यूशंस मैंने तैयार करे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने तैयार करे हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग है। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेशन देता हूं हमेशा कि आप सिलेबस कंप्लीट पढ़िए, सिलेबस में से कुछ भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर इसी में से आए, लेकिन ये हमेशा रहता है कि सिलेबस में से क्वेश्चन पेपर जरूर आता है, सिलेबस से बाहर आने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल रहते हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर आप एक नोट लिखिए, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, मिड डे मील, नेशनल लिटरेसी मिशन और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। जो सजेशन मैं दे सकता हूं कि गर्ल्स एजुकेशन में, जो हमारा पिछली यूनिट में आया था कि गर्ल्स एजुकेशन का जब हम मेंशन कर रहे हो तो हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भी मेंशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें गर्ल्स एजुकेशन में यूज हो सकता है। फिर नेशनल लिटरेसी मिशन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किन कारणों से शुरू हुआ, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितना एप्लीकेबल हुआ, क्या रिजल्ट निकल कर आए, इसका एक पूरा फैक्टर आ जाएगा। मिड डे मील पर क्वेश्चंस आते हैं कि मिड डे मील योजना क्या है, विस्तार से समझाइए।
और सर्व शिक्षा अभियान, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बात करी थी डेलॉर के फ्रेमवर्क में कि उसकी देन है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट रहती हैं। ये सजेशंस मेरी तरफ से हैं। इसके आंसर, पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं, मैंने लॉन्ग के हिसाब से तैयार करा है। आप अपने हिसाब से जरूर तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी आ सकता है। केवल ये मेरी रिकमेंडेशन है, कोई पेपर्स का सॉल्यूशन नहीं है या पेपर लीक नहीं है। सिर्फ मेरी तरफ से जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वही है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।